हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम देखिए नितिन सिंघानिया इकोनॉमिक्स की जो बुक्स है उनकी उस बुक का हम जो कि लेक्चर अपना डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा यहाँ पे लेक्चर होगा इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमने एक लेक्चर पहले ही इंट्रोडक्शनरी क्लास डिस्कस कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, आज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करूँ कोई टॉपिक लेके, चैप्टर लेकर के, मैं उसके बारे में सबसे उससे पहले मैं नितिन सिंघानिया सर के बारे में बता दूं। ये सेलेक्टेड हैं यूपीएससी में और इनकी कई बुक्स हैं, उनमें से ये काफ़ी पॉपुलर इकोनॉमिक्स की भी है और उसके बाद जो है कि आर्ट एंड कल्चर की भी है। आर्ट एंड कल्चर की भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे मेंस में, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर। और इकोनॉमिक्स तो एवरग्रीन ऐसा एक सब्जेक्ट है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कहें कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती है, या फिर मैं इसके बिना ही पढ़े बिना ही इकोनॉमिक्स को जो है कि हम क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम, तो ये पॉसिबल तो नहीं। स्पेशली मैं सिविल की अगर बात करूँ, जनरली इकोनॉमिक्स जस्ट केवल एक सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स का नॉलेज अगर आपके पास है ठीक ठाक, तो वो आपका हिस्ट्री में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी काम आएगा, आपका फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आते हैं। इकोनॉमिक्स की जनरली देखिए पढ़ने के कई तरीके होते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं। और हमने अपने इंट्रोडक्शनरी क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि रियल में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी बुक या सोर्स हमारे हो सकते हैं। हमने एनसीईआरटी रेफरेंस में दिया था, फिर इसके बाद हमने रेफरेंस बुक भी कुछ दी थी, इसके बाद इकोनॉमिक्स सर्वे वगैरह की सारी चीज़ों को लेके बात किया था। यहाँ पे जो आज मैं डिस्कस करूँगा नेशनल इनकम के बारे में। जनरली क्या होता है कि जब हम जीडीपी या फिर कोई और चीज़ें, एनएनपी, फिर उसको जीबीए जैसी चीज़ों को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है और हम इकोनॉमिक्स को स्किप कर देते हैं। इकोनॉमिक्स को लगता है बहुत टेक्निकल है, पर देखिए पढ़ने पढ़ाने का तरीका अगर बदल जाए तो कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आपको टीचर बढ़िया मिले तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत आसान सी सब्जेक्ट हो सकती है। अगर किसी को देखेंगे तो कोई पढ़ाने के लिए अगर तैयार होता है तो पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए बोल दीजिए लोग तैयार हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, बट कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, उसको पढ़ाने के लिए सभी लोग कतराते हैं। पढ़ाने के लिए कोई हाथ नहीं डालता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स लाइफ में भी नहीं पढ़े होते हैं। लेकिन जब वो टीचर बनते हैं एज ये एडुकेटर, तो इतना पॉसिबल और आसान भी नहीं होता है कि आप जो है कि हैंडल कर लीजिए। इकोनॉमिक्स को अगर जनरली मैं बात करूं तो देखिए एक चॉइस होती है। इकोनॉमिक्स, अगर वर्ड एक आपसे पूछा जाए कि आप एक शब्द में इकोनॉमिक्स को एक्सप्रेस करें, तो इसके लिए एक वर्ड ही यूज काफ़ी है, चॉइस। और थोड़ा सा और इसके एक्सपेंड करें चॉइस को, तो डिमांड एंड सप्लाई, ये दो वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद अगर जो मैं नेशनल इनकम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा इनकम या फिर आय जो हमारे द्वारा अर्जित की गई हो। अब यहाँ हमारे वी द पीपल, हम का यहाँ प्लूरल बहुवचन के रूप में यूज होता है। तो हम एक से ज़्यादा चीज़ों को काउंट करते हैं, तो यहाँ में हम सभी भारतीय हो गए और हम में पूरा इंडिया, इंडिया की टेरिटरी हो गई, वो चाहे इंडिया में हो या फिर किसी और एरिया में, एशिया के अलावा भी किसी और कॉन्टिनेंट में हो। तो एक चीज़ और भी बताएं कि अगर आपके दिमाग में आए कि कैसे एक कंट्री दो कॉन्टिनेंट का पार्ट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के मैं इजिप्ट की बात करूं और इजिप्ट और एक रसिया की बात कर लूं, तो इजिप्ट आपका एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आता है, हम सभी को पता है। अगर आप देखें जा कर के कि जनरली जो इस समय इजराइल और हमास के बीच में गाजा पे जो अटैक हो रहा है, ये कुछ ऐसा टाइम भी था कि जो गाजा आज का, हमास लोग, फलस्तीन इजराइल लोग हैं, इजराइल इसको कैप्चर कर लिया था, ये इजिप्ट से, इजिप्ट के कंट्रोल में था, फिर इसको रिटर्न कर दिया, फिर जो कि गाजा फलस्तीन के पास गया। वो एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री, जब हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे तो आपको कवर अप कराएंगे। यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम की बात है, तो कहने का मतलब वही था कि कुछ कंट्री दो पार्ट में भी हो सकते हैं। इजिप्ट जैसे एशिया अफ्रीका में भी है,
टर्की की बात करें तो आप यूरोप और इन एशिया में भी पाएंगे। और इसी के साथ अगर आप रसिया को हमने यूज किया था, तो रसिया भी आपका एशिया और यूरोप में पड़ता है। इसकी कैपिटल भी मॉस्को जो है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ये रसिया है, उसकी कैपिटल किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में पड़ती है। इकोनॉमिक्स में आज जो हमारा टॉपिक है मित्रों, नेशनल नेशनल इनकम इनकम है। बात समझ गए आप? तो कहने का मेरा ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे है, नेशनल इनकम क्यों यूज है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय के रूप में हम देखते हैं। इन्हीं में जीडीपी, एनपी, फिर उसके जो भी चीज़ें हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम, डिस्पोजल इनकम, इंटरमीडिएटरी गुड्स, एक्सेट्रा होगा। रमेश सिंह की भी बुक मुझे अच्छी लगती है, बट इन द सेंस ऑफ टू अंडरस्टैंडिंग, कैसे समझा जाए किसी चीज़ को लेके, इसके लिए मेरा अभी तक एक्सपीरियंस यही रहा है कि नितिन सिंघानिया अक्सर बेस्ट बुक है। उन्होंने भी दिया, लेकिन बात उसमें एक गड़बड़ी ये है कि वो लिंक्स नहीं है, हमें लिंक करना पड़ता है। चीज़ें ऑटोमेटिक लिंक्स नहीं होती, इनके लिए ये होता है कि भाई चीज़ों को ला करके लिंक करो। एक स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, टीचर के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी एक टॉपिक को दूसरे चैप्टर टॉपिक से कैसे रिलेट करते हैं। रिलेट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देख करके हमें पता चलती है कि हम कैसे करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम जब डिस्कस करते हैं लेकर के इकोनॉमिक्स को, तो एक से ज़्यादा टॉपिक को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ला करके। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर पे चलेंगे। यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम अपना लेक्चर जो हमने डिस्कस कर रखा है। देखिए, जनरली नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक हमेशा वर्ड आता है तो हमें कन्फ्यूजन होती है। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र एंड अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये दो वर्ड आते हैं ना, तो इनको लेकर के कैसे काम करेंगे हम? अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स को लेके कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, के बारे में बात कर देंगे। फिर इसके बाद नेशनल इनकम क्या होती है, हिस्ट्री, कब से इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसे भी आगे बढ़ाई जा रही है चीज़ों को लेके। के बाद इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट अंडर नेशनल इनकम के है। फिर जीडीपी होती है, एक रियल होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को लेके। इससे हमें एक और चीज़ पता चलेगी, जो पॉलिटिशियन होते हैं ये हमेशा नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। रियल में रियल फैक्ट्स आता है, नॉमिनल के बजाय कार्य करड़ी है। कार्य करड़ी जैसे कि होता है ना कि प्रेसिडेंट कुछ नॉमिनेटेड हेड होता है जैसे करके, बस हल्का फुल्का उसका रोल है। ट्रांसफर पेमेंट, फिर अदर वेरिएंट ऑफ द नेशनल इनकम, मेथड कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, और रोल कैसे मेजर किया था नेशनल इनकम, लिमिटेशन क्या है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट। फिर उसका समरी में हम चलेंगे फटाफट। हालांकि 1 घंटे की लेक्चर होगी, ये नेशनल इनकम इतने छोटे नहीं हैं। आप अगर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की क्लास में बैठेंगे तो कम से कम 3 दिन नेशनल इनकम चलता है, अगर सही से पढ़ाया जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं बढ़ता कि टीचर 3 घंटा बोलता है, वो इसलिए बढ़ जाती है कि बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं ना, सामने से क्वेश्चन आता है तो उसमें टीचर फिर जवाब देता है तो ऑफ कोर्स टाइम जो कि लेंदी हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो देखिए, एक जनरली कुछ है नहीं। अब अगर बात करें तो अगर मैं एक वर्ड में ही मैंने कहा कि जस्ट चॉइस, इकोनॉमिक्स की अगर बात किया जाए, देखिए सोशल साइंस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट में सोशल साइंस है, इसलिए पढ़ना चाहिए। और ये तो काफ़ी डायनेमिक होती है, लोग इसलिए नहीं घबराते, टफ है इसलिए घबराते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत तेज़ी से चेंज होती है और उसमें वो अपने आप को मतलब अपडेट नहीं कर पाते हैं। अब हिस्ट्री है,
पॉलिटी चल रही है, क्या दिक्कत है? हालांकि पॉलिटी भी चेंज होती है, बट हिस्ट्री तो नहीं चेंज होती उतनी। इसमें इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है, और बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशनल में को भी सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। जनरली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक्स को एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक, दो चीज़ों में लेकर जब हम इसकी बात करते हैं तो एग्रीगेट इकोनॉमिक की बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं इंडिविजुअल के। देखिए जनरली हम जब यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, यूपी ऐसे हम इस चीज़ को लेके, हालांकि एक दो क्वेश्चन कभी बदमाशी करके प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, बट कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके आधार पे मैक्रो MAC नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक के आधार पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इकोनॉमिक को देखा जाए तो इंटर रिलेटेड है, प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर होते हैं, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर के बीच में इंटरलिंक्स होती है। चॉइस भी उसी पे तो डिपेंड करती है ना, कि भाई आप क्या डिमांड कर रहे हो। डिमांड, चॉइस तो इधर डिमांड है। डिमांड आप जब करेंगे तभी तो कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी ना किसी चीज़ को, अदरवाइज क्यों करेगी? जिस चीज़ की मार्केट में वैल्यू नहीं, जैसे सपोज करिए मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, मार्केट में इकोनॉमिक्स की डिमांड है कि नहीं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको और उनको ज़रूरत भी, क्योंकि वो कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और एकेडमिक एग्जाम भी देते हैं, तो उनमें इनमें होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चल करके बात करें कि कितने तरह की इकोनॉमी होती है, तो उसको लेके हम बात करेंगे, टाइप ऑफ द इकोनॉमिक को बात करेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक में अगर हम आते हैं तो इसमें देखिए तीन तरह की जनरली होती है, मार्केट और नॉन मार्केट और मिक्स इकोनॉमिक। नॉन मार्केट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए ये सोशलिज्म बोल सकते हो आप, ठीक है, सोशलिज्म है कि कंप्लीटली सही नहीं है, बट लम सम आप बोल सकते हो कि नहीं चल जाएगा इस चीज़ को लेके। तो तीन तरह की इकोनॉमिक होती है, मार्केट और नॉन मार्केट, सोशलिज्म, मिक्स, इन दोनों का मिक्स है। इतिहास बताऊंगा पहले। मार्केट इकोनॉमिक को आप कैपिटल इकोनॉमिक भी बोल सकते हो, पूंजीवाद जिसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब जो डिमांड है मार्केट में उसी के आधार पे आप मैन्युफैक्चर करके, उस पर स्टेट का कोई कंट्रोल वगैरह होता नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन बिटवीन द प्राइवेटली ऑन बिजनेस, ठीक है, प्राइवेटली जो लोग हैं उनके बीच में अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। और ये डिटरमाइन, मतलब कह सकते हो कि ये प्रोडक्शन प्राइस जो कि डिटरमाइन वैसा कुछ नहीं होता है, जो डिमांड है वो चलेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा सोशलिज्म पे आते हैं, तो इसमें देखिए कि नॉन मार्केट में ये सब देखा जाता है कि अ, जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई देश की सरकार मार्केट की या फिर इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था उस पर अपना कंट्रोल, नियंत्रण रखती हो कि हमारी जो जनता है वो क्या डिमांड कर रही है, मांग क्या रही है। सपोज करिए कि जनता कोविड में मास्क की जो है कि डिमांड करती, भाई हमें मास्क मिल जाए तो हम कुछ समय के लिए अपने आप को डिफेंस कर लें, लोगों को जो कि भी इम्पेक्ट ना करेगा, ठीक है, इस सारी चीज़ों को लेके। बट पता चले मास्क का डिमांड है वो जो है कि टी शर्ट बना रहे हैं, कैप बना रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, तो लोग तो ऐसे मरेंगे फिर। तो अगर स्टेट इकोनॉमिक या सोशलिज्म जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो कहेगी ऐसा है कि टोपी छोड़िए, आप मास्क बनाना शुरू करिए। मुझे नहीं पता कि आप कितना अपडेट रहे होंगे कोविड के समय, बट सच्चाई ये है मित्रों कि जब कोविड आया हुआ था तो उसमें ये भी रूमर उड़ा हुआ था कि मास्क की जो सप्लाई है डिमांड की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इंडिया में जो छोटे इंडस्ट्री थे उन्होंने इस लेवल पे मतलब मास्क बनाया कि मतलब कि कभी शॉर्टेज नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब है मार्केट, जो नॉन मार्केट है इसमें कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का कि क्या करना है, और ज़्यादातर गवर्नमेंट का रोल होता है। मिक्स इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मिक्स इकोनॉमिक्स में देखिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर हैं, दोनों लोग साथ में काम करेंगे। गवर्नमेंट को जहाँ लगेगा कि नहीं यहाँ सरकार को आना चाहिए तो वो सरकार आती है,
जहां लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है कि सरकार को नहीं आना चाहिए, वो सरकार नहीं आती है और प्राइवेट सेक्टर को लाती है। सपोज करिए आपको रोड बनाना है, सरकार को लग रही क्या इसमें दिक्कत है, प्राइवेट सेक्टर बना रहे तो बना रहे। और दूसरी चीज है डिफेंस में जो रॉकेट मिसाइल सब बनाना है, सरकार को लगे नहीं ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को बनाना चाहिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंटर नहीं करना चाहिए। तो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर नहीं पार्ट करेगा। ये तो मिक्स इकोनॉमिक्स का वही हो गया कि मिक्स इकोनॉमी प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अलाउ द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम, द यूज द कैपिटल, बट ये आल्सो अलाउ द गवर्नमेंट को भी अलाउड करता है। अब इतिहास सुन लीजिए, इतिहास ये है कि मार्केट इकोनॉमिक के बारे में या मिक्स या फिर नॉन मार्केट, जब इंडिया 1947 में, यहाँ से मैं व्हाइट पेज ला रहा हूँ, ठीक है, 1947 में जब अब आप बोल सकते हो कि जब 1940 के डिकेड से ब्रिटिश का डिकोलोनाइजेशन होने लगा, डिकोलोनाइजेशन और उपनिवेशवाद, जिसको अब उपनिवेश विघटित या फिर बोल सकते हो कि जो कॉलोनी कंट्री थे उनकी की घटने लगी, इस चीज को लेकर के अब चीजें कुछ इस तरह से रुख बदली। तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो इस समय ये चीजें होने लगी कि भाई कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट या इसको बोल सकते हो मार्केट मार्केट इकोनॉमिक में जाए, या फिर इस तरफ जाए कैपिटल मतलब कि सोशलिज्म की तरफ दो तरफ थी, और इंडिया के लिए बड़ा ही धर्म संकट की बात आ गई थी। और यहीं से, क्योंकि कैपिटलिज्म को यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा था और इसको यूएसएसआर, आज का जो रसिया है, रसिया यूएसएसआर 1991 में जो है कि इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 15 भागों में, उनमें से एक निकल करके आया रसिया, ठीक है। तो हमारे जो लीडर थे 1947 के जब आज़ाद हुए, तो इन्होंने लीडर जैसे गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, ये लोगों ने कहा ऐसा है कि क्या किया जाए, तो लास्ट में इन्होंने मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक, मिश्रित जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था समझिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कि लॉन्च किया, और इंडिया के लिए बहुत ही रामबाण की, अमृत की तरह काम की। और ये चीज देखने को मिला हमें, बट हालांकि कुछ इसके पॉजिटिव रहे तो कुछ इसके निगेटिव भी रहे, ठीक है, दोनों रहे। और अंततः हमें 1991 तक आते आते अपना ओपन इकोनॉमी करना पड़ा, इकोनॉमिक्स को ओपन करना पड़ा। ओपन करने का मतलब ये हो गया कि जो फॉरेन एक्टर थे, जो फॉरेन कंपनियां थी या फिर विदेशी विदेशी जो कंपनी थी, ये आई यहाँ पे और काम की, बात लेके समझिए कि विदेशी कंपनी। और इसका भी ऐसा नहीं है कि नुकसान ही देखने को मिला, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जो है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली और कुछ निगेटिव भी चीज़ें देखने को मिली। तो कहने का मतलब सोशल साइंस कभी एब्सोल्यूट नहीं होती है, सम पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो जब इंडिया देश आज़ाद हुआ तो उस समय वो हमने लेके आया मिश्रित टाइप ऑफ अर्थव्यवस्था। तो आपसे सवाल कई बार पूछे भी गए हैं कमीशन में, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो किस तरह की अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया। भविष्य में यह हो सकता है कि पूछ ले कि नहीं जो व्यवस्था है इसको आगे आने वाले समय में किस हिसाब से कैसी चलेगी, ये किस तरह की है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। अब आगे आते हैं, बात करते हैं कि क्या है कि देखिए, इन एवरी इकोनॉमी कैपिटल द कैपेसिटी पोटेंशियल ऑफ इट्स एक्टिविटी। देखिए कैपेसिटी और पोटेंशियल, देखिए कैपेसिटी क्या है, आपका पोटेंशियल। जैसे मैंने कैपेसिटी मेरी 50 किलो उठाने की है, मैं उठा रहा हूँ कैपेसिटी, बट मैं और उठा सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है। मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, कैपेसिटी है मेरी, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये मेरा पोटेंशियल है, मैं पोटेंशियल अपना यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो पोटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट रनिंग द इकोनॉमी। फिर उसके बाद फॉर दिस पर्पज नेशनल इनकम के काउंटिंग, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्या पोटेंशियल है, हम किस लेवल तक जाके के काम कर सकते हैं, और इस वजह से ये जरूरी होता है कि हम नेशनल इनकम अपने काउंट करें। बताऊंगा अभी नेशनल इनकम क्या है। देश की किसी भी कंट्री के लिए, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे जो सिटीजन्स है कितनी एक साल में जितनी आय आ रहे उसको लेकर के है, और हम इसलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि हम जनरली हमें ये चीज़ पता चल सके कि नहीं हमारा कितना पोटेंशियल और कितना पे काम कर रहे हैं। पता चले हम 50 किलो उठाने की कैपेसिटी रखते हैं बट हम 5 ही केजी उठा रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई और बढ़ाइए फिर, क्योंकि पोटेंशियल आपकी 50 है। तो इस वजह से इकोनॉमिक भी किया जाता है। और जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करें, दो सेक्शन के बीच में होता है। हाउस होल्ड जो डिमांड करते हैं, और बिजनेस फर्म जो सप्लाई करते हैं, सप्लाई जो करते हैं, और जो है कि आपकी डिमांड है यहाँ पे, इस चीज को लेकर के। अब जो कैपिटल क्या सप्लाई करते हैं, जो हाउस होल्ड है क्या करते हैं, हाउस होल्ड पैसा देंगे, लेबर रहेगा, लैंड रहेगा, एंटरप्रेन्योर से, और इसके बदले बिजनेस हाउस होल्ड को क्या देगा, तनख्वाह देगी, प्रॉफिट होगा, रेंट होगा, इंटरेस्ट होगा। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो हाउस होल्ड क्या देता है इनको, एक्सपेंडिचर फॉर द कंज्यूमर, और दूसरी तरफ रिटर्न में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस देते हैं, जैसे पैसे देते हैं बिजनेसमैन को वे पैसा मिलता है। मतलब ये तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप ये आप मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन ले रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी ये जो है आपका, ठीक है, सेलिंग, सेलिंग बायर, इस चीज को ले रहे हैं हम। तो ये था सर्कुलर में लेकर के। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, नेशनल इनकम के बारे में बात करें। देखिए नेशनल इनकम का छोटा सा फंडा आप समझिए कि एक साल के अंदर आपके सिटीजन्स, आपकी टेरिटरी जो है इंडिया में या विदेश में, उससे कितना इनकम आया, बात समझ रहे, कितना इनकम आया और कितना गया, चीज को लेके नेशनल इनकम एग्रीगेट फॉर द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हमारे होते हैं। अगर दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें कि वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, गुड्स एंड सर्विस किसी रेसिडेंस के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया गया, जैसे किसी ये पेन कितना प्रोड्यूस किया गया, सर्विस कितनी दी गई, कितने पढ़े लिखे, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके करते हैं, तो हम उसको नेशनल इनकम के बारे में कैलकुलेट करते हैं। और ये मेजर करा जाता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की काउंटिंग किया जाता है, ये होता है अप्रैल 1 से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, 12 महीने का, ठीक है। इस चीज को लेके आपको पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो मेजर किया जाता है इकोनॉमिक नेशनल इनकम को, ये 3-4 टर्म्स हैं हमें समझना है। जैसे जीडीपी है, फिर उसके बाद इट्स वेरिएंट जैसे एनडीपी है, एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एक्सेट्रा। और जीडीपी को जनरली 12 में मेजर किया जाता है, उसमें ऑल फाइनल गुड्स को लेकर के मेजर किया जाता है, गुड्स और सर्विस को जीडीपी के लिए भारत के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो होता है। और ए मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट, संपूर्ण एग्रीगेट का मतलब है टोटल, टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिक इन द ईयर कॉल्ड जीडीपी। आप समझ रहे हो। अब इसके बाद आते हैं नेशनल इनकम, एनआई का मतलब यहाँ पे देखिए यही है, नेशनल इनकम, इनकम की बात कर रहे हैं, इधर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द फैक्टर कॉस्ट या द मार्केट प्राइस। अब देखिए जो नेशनल इनकम है इसको फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो आप कॉस्ट आई है, जो आपकी लागत आई है प्रोडक्शन करने में, बट इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है, टैक्स, बट मार्केट प्राइस में ये इंक्लूड करता है क्या, टैक्स।
इस चीज को लेके है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक, इस बात को समझ गए ना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, क्योंकि बार बार ये वर्ड आएगा तो इसके लिए आप अवेयर रहिए। बात समझ रहे, ऐसा नहीं कि बाद में फिर कंफ्यूजन आपके लिए जनरेट करे। इस चीज के लिए आप जो कि वेल प्रिपेयर्ड रहें तो बेटर होगा। हिस्ट्री ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नेशनल इनकम को पहली बार जो नोटेबल किया गया था, ये दादा भाई नौरोजी सर थे। इसके बाद विलियम डिग्बे थे, फिर उसके बाद वीके आर वी राव थे, सी आर दास। यूपीएससी ने सवाल पूछा था, यूपीएससी ने 2018-19 में सवाल पूछा था कि जो कौन कौन से हैं इनमें से जो कि हमारे मॉडर्न इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। तो इसमें दादा भाई नौरोजी, सी आर दास, बी आर राव को भी दिए थे। जनरली लोग आरसी देसाई और उन्हीं को किया था, आरसी देसाई को। पहला अटेम्प्ट जो नरोजी के द्वारा किया गया था 1868 में किया गया था। और दूसरा अगर हम बात करें तो जो पहला ये था जनरल, ठीक है, उन्होंने 20 रुपये कैलकुलेट किए थे। लेकिन जो साइंटिफिक मेथड था इसको कैलकुलेट करने के लिए, इन्होंने किए वीके आर वी राव ने किया था 1930-31 में। और इन्होंने भारत की इकोनॉमिक को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, जैसे प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एक्चुअली बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल वाले सेगमेंट को ला दिए थे, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हो गए थे, जो कच्चा माल प्रोवाइड करवाते थे उनको। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों को ला दिए। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक सर्विस। इसके बाद इन्होंने 62 रुपया कैलकुलेट किया था पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर हम बाद में करते हैं, पहला जो ऑफिशियल अटेम्प्ट किया गया जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, जब आज़ाद हुआ तो पीसी महालनोबिस अध्यक्षता में नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंट की गई गवर्नमेंट। और आल्सो हैड द गार्डगिल एंड क्या राव भी इसके मेंबर थे। हालांकि राव पहली साइंटिफिक जो कि कैलकुलेट किया था। फर्स्ट रिपोर्ट द कमिटी वाज प्रेजेंटेड 1991 में, 1951 में, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम ये था। इसके बाद लेटर जो कोर्स ऑफ द टाइम नेशनल इनकम जीडीपी को एस्टिमेट करते चला गया, लेकिन लेटर जीडीपी ट्रांसफॉर्म, एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी वाज ट्रांसफॉर्म टू द सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस एंड फुली डेवलप नेशनल इनकम डिवीजन अंडर द एससीओ को लेके। दूसरी बात 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सीएसओ और एनएसओ को मर्ज कर दिया। और इनको मर्ज करने के बाद एक जो ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आया, इसको बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस को लेके इन्होंने कैलकुलेट किया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये काम करते हैं। अब एनएसओ के बारे में देखेंगे अगर आप, तो हमने पहले कर दिया कि ये काम जो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू करते हैं। और ये क्रिएट किया गया कब, जब दो को मर्ज कर दिया, एनएसएसओ और एससीओ को। रंगराजन कमिटी जो कि इसने सजेस्ट किया था कि आप इनको मर्ज करके एनएसओ एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, और जो कि इसको किया भी गया। और नेशनल स्टैटिकल कमीशन की अगर हम बात करें, ये एक तरह की ऑटोनोमस है। ये क्या करती है, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। बात समझ गए, ऑटोमेटिक। और ये 2000 नेशनल स्टैटिकल सर्वे देखिए 2005 में फॉर्म किया गया था। हालांकि अब आपके दिमाग में आएगा कैसे, ठीक है, बट ये पहले से ही एग्जिस्ट थी, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया इसके मर्जर के बाद, ये सारी चीज़ें इसको दिया एनएसओ को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटिंग नेशनल इनकम को, देखिए कंप्यूट करने के लिए जनरली इंडिया के 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया जाता है।
पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्टियरी। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं मित्रों, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, कि जैसे एक वस्तु और तैयार हो जाए, एक वस्तु और तैयार हो जाए, इस चीज को लेकर के ये बात कर रहे हैं। अब रॉ मटेरियल में ले करके जैसे एग्रीकल्चर को आप ले लीजिए, हमने पहले भी बात किया, फॉरेस्ट्री को ले लीजिए, फिशिंग को ले लीजिए, एनिमल रेयरिंग वगैरह सारी चीज़ों, क्योंकि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से जो भी गुड्स निकलेगा चीज़ें, वो आगे ऐड ऑन करा जाएगा ना इन सब चीज़ों को लेके। अब दूसरा जो आता है सेकेंडरी सेक्टर आती है। सेकेंडरी सेक्टर में आप इन चीज से मिली हुई जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर जैसे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होती है, इस चीज को लेकर के बात करते हैं। और तीसरा जो टेरिटरी सेक्टर की हम बात करते हैं, इसमें आपका सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात है कि जैसे सपोज करिए टीचिंग के अलावा आप एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं, ये सारी चीज़ों को लेके अगर हम बात करेंगे तो ये आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। अगर आपसे कहता है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो ये टीचर हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपका सर्विस सेक्टर में, नाई बाल काट रहा है, ये भी सर्विस सेक्टर है। कोई शॉप चल रही, ग्रोसरी सेक्टर है, तो वो भी आपका सर्विस सेक्टर में ही आएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे रोड सब अहेड अंडर द प्राइमरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें दिया गया कि क्या क्या है प्राइमरी सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, एनिमल है, बात समझे। तो टर्शरी सेक्टर में आएंगे तो देखिए माइनिंग, क्वारी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन है। और टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, रियल इस्टेट, सारी चीज़ें इसमें आते हैं। अब ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, देश आज़ाद हुआ और अभी तक लेके 2020-21 तक का कितना किस सेक्टर का रोल रहा है। पहले देखिए 55% प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा था, और अब जो है कि लगभग 20% के ऊपर आकर के सिमट गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेरिटरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, ये भी बढ़ी, जो आपका कितना हो गया, सेकेंडरी सेक्टर 26% हो गया, पहले 15 थे। उसके बाद जो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर था, ये जो कि बढ़ करके 54%, मतलब प्राइमरी सेक्टर का घटना और टर्शरी सेक्टर का बढ़ना साबित हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के रेफर द जियोग्राफिकल रीजन को लेकर के है। रीजन में जैसे मान लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि क्या है इंपॉर्टेंट टेरिटरी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक या आपका इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, आर्थिक भौगोलिक सीमा क्या है आपका, इन सारी चीज़ों को लेके बात करते हैं। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि रियल में यह है क्या। जैसे मान लिया अगर हम वर्ड यूज करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं, तो इसमें यह आता है कि जहाँ से आप जो है कि पैसा आपको अर्न किया जाता है। मार्केट प्राइस आती है, मार्केट प्राइस में जब कंज्यूमर कोई चीज़ को खरीदता, ग्राहक अगर कोई चीज़ को खरीदता है ना, तब जो जा करके हम उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ठीक है। जब कंज्यूमर, ठीक है, खरीदता है तो हम उसको मार्केट प्राइस के नाम पे जानते हैं। उसके बाद फैक्टर प्राइस के जो प्रोडक्शन में पैसा लगता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो प्रोडक्शन में पैसा लगता है उसको इसमें टैक्स जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, क्योंकि लगता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आप कर लेंगे, आपको जो कि फैक्टर कॉस्ट पता चलेगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन का मतलब मैं समझा दूं। सपोज करिए ये पेन है, मैं यूज किया 2 महीने, ठीक है, किसी को दूं तो वो कहेगा कि ये सेकेंड हैंड है, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन 2 महीने आप यूज किए हैं। बात समझ रहे, तो इस केस में हम डेप्रिसिएशन कंजम्पशन वर्ड यूज किया जाए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या फिर कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स में जो वर्ड होते हैं ना, शब्दों का ही खेल होता है, क्या है कैसे करना है, समझ रहे।
और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड की बात करते हैं। अब्रॉड का मतलब ये हो गया, सपोज करिए कोई नॉर्मल रेसिडेंस भारतीय जाकर के विदेश में कमा रहा है, और कोई विदेश का आदमी, मतलब यहाँ से कोई गया, मैं गया ईरान में जाके जॉब कर रहा हूँ, कोई बंदा ईरान से आकर के यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है, तो हमारे बीच जो इनकम का शेप बचेगा उसको जो कि हम करते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट के रूप में देखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड के ट्रांसफर पेमेंट जो गिफ्ट वगैरह नोटेट किया जाता है। हालांकि अब आगे चलेंगे। अब देखिए जो जीडीपी होती है, जीडीपी देखिए दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक रियल एक नॉमिनल। अगर हम रियल जीडीपी की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। मतलब सपोज करिए कि आज 2023 चल रही है, ठीक है, और 2022 में क्या प्राइस थी। अगर हम नॉमिनल में बात करते हैं तो इसमें नहीं कैलकुलेट, लेकिन रियल में हम बात करेंगे। इसमें यहाँ पे ए पेन की जो प्राइस है 2000 रुपये थी, और अब जो है कि इसकी आपकी 3000 रुपये। तो हम देखेंगे कि कितना बढ़ा है, और रियल इकोनॉमिक में इसको इंक्लूड किया जाता है, ये हमें पता चला। दूसरी बात है कि नॉमिनल जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू सभी गुड्स एंड सर्विस का द फाइनल वैल्यू चेंज, दिस फाइनल वैल्यू चेंज एवरी ईयर ड्यू टू दो रीजन के, चेंज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द चेंज इन द प्राइस के रूप में हम देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में अगर देखें तो आप 100 से रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को 100 से इनटू कर देंगे तो आपको बेस्ट आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब हम आते हैं आगे, बेस ईयर क्या होता है। देखिए बेस ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ, बेस ईयर यूपीएससी ने पूछा हुआ है। और एक होता है बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट के बारे में दोनों चीज़ों को लेकर के पूछा है। बेस ईयर देखिए इस समय जो चल रहा है, जो रियल जीडीपी हम इंक्लूड करते हैं, रियल जीडीपी या जीडीपी को लेके 2011-12, इससे पहले था 2005, ठीक है, लेकिन ये 2011-12 2015-16 में बनाया गया। अब ये ऐसा क्या है कि जैसे ऐसा हम जब 2023, जैसे 2011-12 है अभी का बेस ईयर, तो हम 2023 में तो कोई चीज प्राइस का ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, तो हम इस कहेंगे बेस ईयर पे 5% आगे गई है या 10% जो कि नीचे आई, जैसे भी करके, तो हम किसको करते हैं, बेस ईयर जो कि वहां से बना हुआ है। ये जनरली देखिए 5 साल पे चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, हर 5 साल पे, क्योंकि इकोनॉमी का कंडीशन बदलता है। तो अभी देखिए 2019 से लेके अभी तक 2023 तक कहीं ना कहीं जो है कि देखने को ये मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड जैसे बोल सकते हैं कि कोविड इन्फ्लुएंस देखने को मिला, और कहीं पॉलिटिकल पार्टी होती है वहाँ पे सरकार चेंज होती है तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो बदलना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से जो कि इसको नहीं किया गया। अब हम आते हैं कि जो जीडीपी डिफ्लेटर इज प्रेफर्ड इन द रियल जीडीपी। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो वास्तव में रियल जीडीपी को जो है कि रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्यों क्यों करता है, अदर इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट है, जैसे WPS CPI वगैरह होती। फिर उसके बाद इस वजह से जो है कि CPI इज नॉट अ प्रेफर बिकॉज करते हैं। फिर पोटेंशियल जीडीपी हमने पहले भी डिस्कस कीजिए, पोटेंशियल एंड द कैपेसिटी ऑफ द जीडीपी। पोटेंशियल के पहले हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि हम अभी 5 किलो उठा रहे हैं, लेकिन रियल में हमारा पोटेंशियल ये है 50 किलो उठाने का। तो इस वजह से ये बात की जाती है कि हम पोटेंशियल जीडीपी को करें, और पोटेंशियल जीडीपी को ले करके हम सारी चीज़ों को करेंगे। अब यहाँ देखिए फैक्टर दैट अफेक्ट द डिटरमाइंड पोटेंशियल, सस्टेनेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टेडी करेंसी। मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं अचीव करने के लिए, किसको, पोटेंशियल। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, सतर्क हो जाइए। हम जनरली बात क्या करते हैं, ठीक है, बात हम ये करते हैं कि पॉपुलेशन, मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन
मान लीजिए 150 करोड़ है, ठीक है, हालांकि कुछ ज़्यादा हो जाएगा बट ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। और है तो इसमें 70 करोड़ के आसपास वुमेन्स हैं, क्योंकि उनकी सेक्स रेशियो कम है। और 80 तो बता सकते हो कि मेन है, मेल। अब बताइए कि इसमें कहा जाता है वुमेन काम नहीं करेगी, तो पता चले आधी पॉपुलेशन 1/2 पॉपुलेशन तो काम ही नहीं कर रही। तो आप कैसे, छह दो लोग, एक लोग बैठे एक लोग काम कर रहे हैं, मतलब आधी पॉपुलेशन 1/2 ही काम वर्क कर रही है, और ये जो कि नहीं कर रही, तो कैसे होगा। तो ये चीज करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की जो बात करें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिलती है। ओल्ड एज पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए कोई अगर 60 साल 65 साल का हो गया है, ठीक है, 65 साल का हो गया है, ये बेचारे जॉब नहीं करते ना, लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, करते हैं। उसके बाद जो छोटे लोग हैं, मतलब 14 साल से कम लोग के हैं, 14 साल से, वो भी तो कहीं ना कहीं जो है कि डिपेंडेंस ही हैं। तो हालांकि इनका तो बेनिफिट ले लेंगे आगे आकर के मार धाड़ करके, लेकिन बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है बुजुर्ग लोग भी जो होते हैं कि पहले अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं देश के लिए, तो घबराने की बात नहीं, ठीक है। और तीसरा है यूज फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क द टर्म ऑफ द इजी एंट्री को लेकर के। फिर आएंगे एनडीपी के बारे में पढ़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम का ही पार्ट है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनुअल मेजर द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द एडजस्टेड टू अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएटर, ठीक है, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि इसको डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीडीपी में से। तो ऐसे तो हो गया ना कि आपको अगर एनडीपी निकालना है, फार्मूला तो यही हुआ ना, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर निकाल लेते हैं तो हमें एनडीपी के बारे में पता चल जाता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात है, ग्रॉस टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स की टोटल वैल्यू, ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ द टाइम ऑन द कंट्री। फिर उसका नेट, नेट में देखिए कि जो सिटीजन्स हैं ओवरसीज के बीच में, क्योंकि जब हम नेट की बात करेंगे तो हम विदेशियों को निकाल देंगे। और देखिए कुछ होती हैं कि इसमें कैलकुलेट किया गया, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से आप इनमें मत घुसिए, बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अदर वेरिएंट ऑफ द ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका अदर कंपोनेंट्स क्या है, बात समझ रहे हो आप। तो हमारे जो नेशनल इनकम है उसके पोटेंशियल में जैसे पर्सनल इनकम होता है, एक तो नेशनल इनकम होता है, एक पर्सनल इनकम होता है, फिर उसके बाद आपका फैमिली इनकम होता है, बात समझ रहे हो आप। यहाँ पे फैमिली इनकम की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पर्सनल इनकम की बात की जा रही है। अब देखिए पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। क्या है, रिसिप्ट बाय फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ये इनकम है जनरेटेड बाय फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, सो इट एक्सेप्ट रिलेटेड टू रिसिप्ट इनकम। तो जनरेट, यहाँ पे देखिए रिसीव और ये जनरेट कितना है। दूसरी बात, पर्सनल इनकम इंक्लूड करता है आपका फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम, और जो ट्रांसफर रिसीव या द पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। के बाद इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेप्ट इज इंक्लूडेड, नेशनल डेप्ट इंक्लूडेड, पर्सनल इनकम में इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, distributed the profit of company and the corporate tax is not part of the, बस उसका होता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल का मतलब होता है खर्च करना, आप क्या एक्सपेंडिचर किए, खर्च, खर्च के बारे में पूछा जा रहा है कि रियल में क्या खर्च किए हो आप। खर्च में आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, आपका अपना पर्सनल हो गया। सेविंग्स क्या पड़ती है, सपोज करिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, कायदा है, और इसमें आप 25% टैक्स दे देते हो, 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए 25,000, 25,000, तो टोटल 50,000 रुपये हो गए जो, ठीक है।
तो 50,000 रुपये है। अब इस 50,000 रुपये में वो जो खर्च कर दिया आप उसको डिस्पोजेबल कहते हैं, डिस्पोज कर दो, खर्च कर दो, खराब कर दो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वही है कि डिप्रिसिएशन को हटा देंगे हम। फिर यहाँ पे देखिए नेट डिस्पोजेबल एवं पर्सनल इनकम की बात, तो पर्सनल इनकम का जो हमने पहले किया था उसी को आप वेरिएंट में चेंज कर सकते हो। अब देखिए एक चीज़ है, हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम काफ़ी दिन से चाह रहे थे कि इसको डिस्कस करें आप लोगों के साथ। जनरली ये होता है कि जो नेशनल इनकम एस्टीमेट किया जाता है, मतलब घोषित किया जाता है हमारी नेशनल इनकम कितनी तरह की होती है। एक एडवांस में होती है, एक प्रोविजनल होती है, फर्स्ट रिवाइज, सेकंड रिवाइज्ड, फिर थर्ड रिवाइज की बात करते हैं। कुल मिला के ये है कि जब आप एडवांस 2 महीने पहले, मतलब आपका जनवरी में होने वाला है और आप जो है कि दिसंबर अक्टूबर में ही अनाउंस कर दिए कि हमारा जीडीपी जनवरी का ग्रोथ रेट इतना होगा, ये एडवांस एस्टीमेट है। प्रोविजनल एस्टीमेट ये होता है कि जो आप 2 महीने एनएसओ के द्वारा कंप्लीट फाइनेंस ईयर, इसके से पहले 2 महीने आप कर दो। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट, जैसे मान लीजिए 31 जनवरी को 10 महीने पहले, ठीक है बात। तो ये कहने मतलब थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या। मेथड द कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, क्या मेथड्स होता है। देखिए जनरली 3 मेथड्स होते हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारा पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा इनकम और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है। 3 मेथड होता है जीपीएफ। तो सबसे जो प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड तीनों जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और प्रोडक्शन मेथड उत्पादन मेथड जो होता है इसको वैल्यू एडेड मेथड के रूप में हम बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये वीट है, वीट है, अब इसका आप आटा बनाए, ठीक है, आटा बना, फिर इसका ब्रेड बन गया, ब्रेड बन गया। और इसके बाद ब्रेड से एक है कि यहाँ खा जाओ, दूसरा ये है कि आप इसका पकौड़ा बन जाए, पकौड़ा बने। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीट अगर मान लीजिए सीधे खा जाओ आप ए ने, या फिर इसका आटा बना करके रोटी खा जाओ, ये भी तो इसके लिए फाइनल हो गया। लेकिन इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या है, वीट है। लेकिन आटा का ब्रेड बनाया जाए तो ये तो इंटरमीडिएटरी गुड्स हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो। तीसरी चीज ब्रेड है, ब्रेड को एक आदमी जैम लगा खा जाए, दूसरा जो कि उसका पकौड़ा बना के दे। लेकिन जो पकौड़ा बनाएगा उसके लिए जो है कि ब्रेड जो है बीच की वस्तु एक रॉ मटेरियल की तरह होगी। तो इसमें जो वैल्यू ऐड कर रहे हो, वीट है आपका 20 रुपये 25 रुपये केजी, ठीक है, इसको आटा बना दिए तो ये 35 रुपये किलो हो गया। अब पता चले आटे का ही आप ब्रेड बना दीजिए, अगर किलो के हिसाब से लेंगे तो मुझे लगता है 100 रुपये पर केजी के हिसाब से होगा। और अब इसी 1 केजी का अगर पकौड़ा बनाए तो हमें लगता है 100 रुपये का अगर ये खरीदे तो ये 1000 रुपये का आप पकौड़ा बना के बेच सकते हो। क्या वैल्यू ऐड हो रही, 25 रुपये की चीज जा करके 1000 रुपये में बन जाती है, प्रोसेस हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है उसका, ठीक है। पहले क्या थी, फिर आटा हुआ, फिर ब्रेड हुआ, फिर पकौड़ा बन गया। ये तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल। तो मतलब यही कहने का मतलब है कैसे कैसे आगे ये बढ़ रहा है, उसी को जो हम करते हैं मतलब इसमें एडिट की बात करते हैं, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, आगे देखें जीडीपी वर्सेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ एक है ये इम्पोर्टेंट, ये देख लेते हैं क्योंकि यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, जीवीए और द जीडीपी, जीडीपी और द जीवीए द बेसिक प्राइस पे लेकर के 2015 में। देखिए दो, अब हम जीवीए पे अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं 2015 से। सीएसओ, अब जो कि एनएसओ हो गया, ये जो कि कास्ट करता है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा था। दूसरा मेथड इनकम मेथड आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेथड इनकम की। देखिए अगर करते हैं तो हमारा 3 तरह से कंपोनेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लाते हैं, जिसे कहते हैं ना इनकम मेथड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर प्लान। जैसे मतलब कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इकोनॉमिक को हम इंक्लूड करके आगे ले जाते हैं। तो इनकम मेथड, जैसे मान लीजिए कि आप कितना आपकी इनकम है, परचेजिंग पावर है, कैसे आप आगे जा करके बढ़ सकते हो, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और अंडर दिस मेथड फैक्टर इनकम,
अंडर द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी क्या होगा। फैक्टर इनकम का मतलब अगर आप बात करें यहाँ पे कंपोनेंट, तो कंपनसेट किया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस द मिक्स्ड इनकम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब हम आगे आते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, टोटल आउटले मेथड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये भी देखिए द इधर द स्पेंड द कंज्यूमर गुड्स सर्विस को लेकर के हम यहाँ पे करते हैं। हम और आगे चलेंगे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कुछ अब डाटा दिया गया है। फिर रोल ऑफ द मेजर इनकम, अगर नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं तो क्या क्या रोल होता है इसको लेकर के बात कर रहे हैं। फिर क्या लिमिटेशन है हमारे नेशनल इनकम में, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर बात मान लीजिए कि अगर हम कहें कि रोल ऑफ द इनकम, नेशनल इनकम को अगर हम मेजर करते हैं तो हमें पता है क्या फायदा होगा। हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी वैल्यू कैपेसिटी है और कितना हमारा पोटेंशियल है, हमें और किस हिसाब से काम करना है। और जो लिमिटेशन है मेजर करने में नेशनल इनकम की, इस प्रॉब्लम ये है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया का लार्ज जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का, वो अनऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है। जैसे कुछ केयर इकोनॉमी होती है, डोमेस्टिक रूप में जो काम करते हैं उनका नहीं, जो रेडी लगाते हैं लोग वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम तो नेशनल इनकम में उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं लार्जली जो टैक्स पे करते हैं, भाई ये इनका इनकम है। अब आते हैं आगे देख करके, कुछ दिया गया है, ये डाटा वगैरह है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे चैप्टर की समरी वगैरह दी गई है, तो समरी हमने एक बार फिर से देखते हैं। जीडीपी के बारे में पूछा गया, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे होता है, नॉर्मल रेसिडेंस कौन होता है हमारा, नेशनल इनकम मेजर द यूजिंग द थ्री कंपोनेंट, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या होता है, इनकम मेथड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, ये भी दिखा है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये पेन को बनाने में 10 रुपये लग रही है और हम इसको सेल कर रहे हैं, जबकि 10 रुपये नहीं लगनी चाहिए और हमें 5 रुपये में ही मिल जाए। ठीक है, तो मतलब यह है कि कितना आप इसको इन्वेस्ट करो। फिर उसका परचेजिंग पावर पारिटी होती है। परचेजिंग पावर पारिटी का इन द सेंस ये होता है ट्रिपल पी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि सपोज करिए आई एक यूएसए में व्यक्ति है और एक इंडिया में है। ठीक है, और ये जो है कि आपका एक पेन के लिए, ठीक है, $2 दे रहा है या 200 रुपये दे रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 100 रुपये दे रहा है। तो कहने का मतलब है परचेजिंग पावर जो है कि किसकी ज़्यादा है, यूएसए, क्योंकि वो एक ही पेन का 200 रुपये दे रहा है। ठीक है, और तो ये हमारा था पहला लेक्चर। अब यहाँ पे कुछ सवाल भी दिए गए 2018 में, देखिए पूछा गया है कि इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड द पर कैपिटा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज नॉट कांट बी द हायर देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है डिस्पाइट बीइंग द हाई सेविंग इकोनॉमी द कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वो होता है कि आप कैसे कमा सकते हो ज़्यादा, इज नॉट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंस, क्या रही है उसके पीछे। 17 में सवाल नहीं पूछा था, 2016 में पूछा हुआ था। बेस्ट डिस्क्राइब्ड द टर्म इम्पोर्ट कवर के बारे में क्या पूछ रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आंसर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2015 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, इंडियन इकोनॉमी जो कंसीडर की जाती कैसे, रियल जीडीपी, जीडीपी द मार्केट प्राइस, इसको ले। फिर 14 में नहीं पूछा, फिर उसके बाद आपका 13 में पूछा हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, एक्स विल बी नेसेसरी फॉर द एक्यूरेट, तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद लास्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन 2013 में ही, नेशनल इनकम कंट्री गिवन द पीरियड विद इक्वल, किसके इक्वल होगा। फिर हालांकि और भी 11 में पूछा गया, क्लोज इकोनॉमिक के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पूछा गया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्दर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव ग्रोथ, हमें पता चला इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद 2010 में पूछा गया है रेफर द इंडियन इकोनॉमिक को लेकर के, इसको आपको कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, बाकी मेंस का भी दिया गया है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था जो इकोनॉमिक्स में। आई होप कि आप इसको जरूर जो कि समझेंगे, और आने वाले समय में हम ऐसे कंटिन्यू रमेश नितिन सिंघानिया सर की सारी लेक्चर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 20 से 25 लेक्चर होगा, फिर उसके बाद हम नवंबर भर में पूरा इसको कवर अप कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लेके आएंगे क्या, आपका
एनसीईआरटी लेके आएंगे, फिर उसके बाद जब फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे। अपने प्रीलियम से पहले 2 महीना हम कवर करके फिर अपना टेस्ट सीरीज शुरू कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद जय भारत।